हेलो दोस्तों, मेरा नाम नटवरलाल बैरागी। स्वागत करता हूं मैं आपका। आज कक्षा 11 के भौतिकी अध्याय नंबर 8 का जो शीर्षक है गुरुत्वाकर्षण, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में गहराई के कारण परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने टॉपिक देख लिया होगा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन गहराई के कारण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, माना कि ये क्या है, एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में माना कि कोई जो वस्तु है या कोई जो पिंड है वो कहाँ है, पृथ्वी की सतह पर है। अगर ये पृथ्वी की सतह पर है तो पृथ्वी की सतह और इसके मध्य जो है सबसे पहले कौन सा बल काम करेगा, भार बल। ये जो भार बल है ये होगा इस वस्तु के द्रव्यमान m और गुरुत्वाकर्षण g के गुणनफल के बराबर, अर्थात जो भार बल है उसका मान होगा mg। दूसरी अगर बल की बात करें तो ये बल जो होगा, ये भार बल इस आकर्षण बल के कारण ही लगेगा, अर्थात कहने का मतलब जो दूसरा बल है वो लगेगा हमारे आकर्षण बल, या जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के लिए बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, m e, और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो है r। पिंड छोटा सा है तो इसका द्रव्यमान ले लिया स्मॉल m। तो सबसे पहले ये जो है प्रारंभिक स्थिति मानते हैं हम। तो चित्रानुसार माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी सतह पर स्थित है, तो इस पिंड के कारण लगने वाला भार बल, आपको पता ही होगा भार बल क्या होता है, F बराबर mg। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब भार बल है, भार बल लग रहा है आकर्षण बल के कारण, तो ये आकर्षण बल लग रहा है तभी तो भार हो रहा है ना, अर्थात पिंड तथा पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, और इस गुरुत्वाकर्षण F बराबर इसका जो मान है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके मध्य की दूरी जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है r e के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको देता हूँ समीकरण नंबर 2। दोनों ही जो बल है वो एक ही बल को निरूपित करते हैं, अर्थात समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर आ जाएगा mg और यहाँ पर आ जाएगा gme स्मॉल m अपॉन r e स्क्वायर। ये स्मॉल m से स्मॉल m कट हो जाएगा तो जो g का मान आएगा वो हमारा आएगा gme अपॉन r e स्क्वायर। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर हमारे 3। अब हम बात करते हैं द्वितीय स्थिति की, जो कि हमारा टॉपिक है। अब हम जो द्वितीय स्थिति की बात कर रहे हैं, इस द्वितीय स्थिति में जो वस्तु है अब पृथ्वी की सतह पर ना होके पृथ्वी की सतह से जो है कहाँ चली गई, गहराई में चली गई। तो ये जो गहराई है इसको माना कितनी है, d। ये जो गहराई है, ये जो डेप्थ है इसको माना d, और ये पृथ्वी का केंद्र है, और यहाँ से यहाँ इसके मध्य की जो दूरी है ये हमारे हो गई, जैसे पूरी थी हमारे r e थी जो पृथ्वी की त्रिज्या थी, तो ये जो हमारे हो गई ये हो गई r e माइनस d। ठीक है, ये वस्तु और इसके मध्य की दूरी, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है अभी भी m ही है। तो हम द्वितीय स्थिति की बात करते हैं। द्वितीय स्थिति में जो वस्तु है वो कहाँ चली गई है, गहराई के अंदर चली गई है, अर्थात पृथ्वी के अंदर कुछ गहराई में चली गई है। तो हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में परिवर्तन होगा, और ये जो परिवर्तन है इस गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के भाई नया गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, इसको मान लिया g डैश बराबर g। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैंने यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान m ही लिया, अभी भी ये पृथ्वी है, मगर एक सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि अब जो बल है इस पूरी पृथ्वी के कारण नहीं लगेगा। अर्थात हम अगर इस वस्तु की बात करें तो इस वस्तु को
सतह मानकर या और इसका केंद्र मानकर जो है बीच वाले पॉइंट को अगर हम क्या करें, एक वृत्त बनाए, तो अब ये जो बीच वाला भाग है इसी से लगेगा। ये जो बाकी का भाग है जो अभी कट गया, इसके कारण इस भाग के द्वारा इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात पृथ्वी का जो द्रव्यमान है अब पहले वाला ना होकर इसको मैं मान लेता हूँ m डैश, जो नया द्रव्यमान है जिसके कारण क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो ये नया द्रव्यमान हो गया हमारे m डैश अपॉन, अब जो नई त्रिज्या है या नई जो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो हमारे हो गई आर ई माइनस डी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर ई माइनस डी, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ये मैंने इसी के कंपैरिजन में किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको पूरा इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमारा जो समीकरण नंबर 4 है और समीकरण नंबर 3 है, ये दोनों ही गुरुत्वीय त्वरण के मान है। तो हमें अगर परिवर्तन निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे देते हैं। तो भाग देने पर ये हमारा बाया पक्ष जी डैश और इसका बाया पक्ष जी बराबर, इसका बाया पक्ष जी एम डैश अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, अपॉन यहाँ पे जो है वो हमारा है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो सिर्फ जी से जी कट सकता है, तो ये हमारा जी डैश बाय जी बराबर आ जाएगा एम डैश अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। और इस नीचे वाले पद को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये पद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई। इसको एक बार मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 4 के बाद ये 5। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास m डैश है, हमारे पास m ही है, दो दो द्रव्यमान काम नहीं चलने वाला है। हमें इस m ही का मान तो पता है, पर m डैश का मान तो हम कैसे निकालेंगे भाई? पृथ्वी के अंदर गहराई पे जाने पर उसका द्रव्यमान कितना होगा वो तो हमें डायरेक्ट तो पता नहीं होगा, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं पृथ्वी के घनत्व की, पृथ्वी के घनत्व की। चलिए हम बात करते हैं पृथ्वी के घनत्व की। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, पृथ्वी का घनत्व या किसी भी पिंड का घनत्व जो है सबसे पहले होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व पहले भी उतना ही रहता है, बाद में भी उतना रहता है। छोटा सा टुकड़ा लो उसमें भी घनत्व उतना ही होगा, और बड़ा सा टुकड़ा लो उसमें भी घनत्व का मान उतना ही होगा। अर्थात जो घनत्व है वो एक कह सकते हैं कि निश्चित राशि है किसी भी चीज़ के लिए, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें घनत्व की, तो पृथ्वी की जो प्रथम स्थिति थी, जो फर्स्ट स्थिति थी, और इस सेकंड स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में जो घनत्व का मान है वो आपस में क्या रहने वाला है, समान। अगर हम पहले स्थिति की बात करें तो इसमें घनत्व जो होगा वो होगा, पहले पूरा द्रव्यमान m ही था, और जो पहले इसका आयतन था, तो पृथ्वी गोल है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा जो इसका आयतन है वो हो जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब बराबर पृथ्वी। अब द्वितीय स्थिति में इसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी का m डैश है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m डैश अपॉन इसका जो घनत्व वो भी गोले का, सॉरी आयतन जो है वो भी गोले का लगेगा, तो 4/3 पाए, और यहाँ पर जो दूरी है ये वाली चलेगी आर ई वाली, तो ये हो जाएगा आर ई माइनस डी, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा एम ई अपॉन आर ई क्यूब बराबर m डैश अपॉन आर ई माइनस डी का क्यूब। अगर हम बात करें तो हमें m डैश का मान चाहिए, तो m डैश के मान के लिए इस आर ई को उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो m डैश का जो मान आएगा वो हमारा आएगा m ई अपॉन आर ई क्यूब, और ब्रैकेट में आर ई माइनस डी का क्यूब। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा भाग में, इसलिए उधर इसको देता हूँ समीकरण नंबर 6। नेक्स्ट स्टेप में ये जो समीकरण 6 से m डैश का मान आया, इस समीकरण से f डैश का मान हम समीकरण 5 में रख देते हैं। तो समीकरण 6 से m डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर,
चलिए बात करते हैं समीकरण 5 और 6 की। अगर हम समीकरण 6 से जब 5 में मान रखेंगे तो स्थिति क्या आएगी, देखिए समीकरण 6 से m डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो ध्यान से देखिएगा, जब इस m डैश का मान यहाँ पे रखूंगा तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा g डैश अपॉन g बराबर, यहाँ पर क्या होगा जब m डैश का मान रखूंगा तो ये एम ई अपॉन आर ई क्यू और यहाँ पर आर ई माइनस डी का क्यू, इसके जस्ट नीचे जो है वो है आर ई माइनस डी का स्क्वायर और इसके साथ जो गुणा में है वो है हमारे आर ई का स्क्वायर अपॉन एम ई। ये भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, जब इसको सही से सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, ये आर ई जो है वो इसके साथ नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम ई ब्रैकेट आर ई माइनस डी का क्यूब अपॉन नीचे आ जाएगा आर ई का क्यूब अपॉन आर ई माइनस डी का स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन एम ई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर ई स्क्वायर है तो आर ई स्क्वायर से क्यू बढ़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर ई बचेगा, सेम एज इट इज़ यहाँ पे आर ई माइनस डी का स्क्वायर है तो ये क्यू बढ़ जाएगा और आर ई माइनस डी बचेगा और ये एम ई से एम ई पूरा का पूरा कट जाएगा। तो जो हमारा जी डैश अपॉन जी का मान है वो हमारा आएगा आर ई माइनस डी और नीचे आ जाएगा आर ई। इस आर ई को मैं दोनों के नीचे भेजता हूँ तो हमारे जी डैश बाय जी का मान आएगा आर ई अपॉन आर ई और एक बार डी के नीचे भी भेजेंगे आर ई डी अपॉन आर ई, ये आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा मान बचेगा वो बचेगा जी डैश बट्टा जी बराबर यहाँ पर बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। इस समीकरण में हम इस जी को अगर गुणा भी करवा दें तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी का गुणा होगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई से, जी का अंदर गुणा करवाने पर जी डैश का जो मान आएगा वो हमारा आएगा जी माइनस इस जी का इससे भी गुणा होगा तो जी डी अपॉन आर ई। इस जी को कर देते पक्षांतरण तो जी डैश माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का जी बराबर माइनस जी डी अपॉन आर ई। यहाँ पर कुछ नहीं मगर यहाँ पर माइनस है तो इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये जी जो पीछे था वो आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी डी अपॉन आर ई। माइनस से माइनस कैंसल, जी माइनस जी डैश पहले का गुरुत्वीय त्वरण और बाद का गुरुत्वीय त्वरण अर्थात डेल जी गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन बराबर जी डी अपॉन आर ई। अब यहाँ पर इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन को ध्यान से अगर समझे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सबसे एक तो हमारा जो समीकरण है कह सकते हैं ये वाला, ठीक है, इससे भी हम समझ सकते हैं ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो हमारे जो आर ई अपॉन जी डी है इसको ध्यान से समझिए, आर ई का मान बहुत बड़ा होता है इस डी के मुकाबले, तो आर ई का जब भाग लगेगा तो ये कुल मिला के जो मान है वो तो आएगा तो छोटा ही, मगर जो डी है डी का मान बढ़ता जाएगा। अगर हम गहराई में जैसे जैसे लेके जाएंगे इस डी का मान बढ़ेगा, कहने का मतलब डी का मान बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ये और ये दोनों चीज़ें तो फिक्स है, इसका मान कभी बदलने वाला है ही नहीं। तो ये जो डेल जी है ये डायरेक्ट की समानुपाती होता जाएगा किसका, डी के, जिसको हमने क्या कहा है गहराई, ठीक है। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि भाई परिवर्तन होगा तो परिवर्तन कैसे होगा, अर्थात जो जी डैश है उसका मान कम होगा या बढ़ेगा, गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो हम इस समीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जी डैश बराबर है जी माइनस, अब ध्यान से समझिए ये पहले का गुरुत्वीय त्वरण है और जब डी का मान रखेंगे तो इसमें से कोई भी संख्या आएगी वो जी में से और भी क्या होगी माइनस, मतलब पहले जितना था उसमें से और भी माइनस होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो नया जी डैश आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, किसके मुकाबले, पहले के मुकाबले। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस जी डैश का मान गहराई में जाने पर घटेगा, ठीक है ना। ये समीकरण जो है इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए समीकरण नंबर 7 और इसको मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 8। अब हम बात करते हैं ये जो गहराई के साथ परिवर्तन है तो भाई परिवर्तन तो सही है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी और यहाँ पर जो हमें गहराई की बात की तो इसको लिख देता हूँ डी। तो इस जी और डी में जो संबंध होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सामान्यतः जब समुद्र तल की बात की जाए तब तक तो उस गहराई में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात ये जो मैंने गहराई ली है ये डी, ये सामान्य गहराई है, जहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब गहराई
बढ़ जाएगी तो उसके बाद जो है ये परिवर्तन चलता जाएगा, तो अर्थात गहराई के साथ इसका मान जो जी का मान है वो घटेगा। हम बात कर रहे हैं ये जो है ये है समुद्र तल पर जी का मान। ध्यान रखिएगा समुद्र तल पर जी का मान, जो समुद्र का नीचे वाला जो तल होता है उस वाले भाग की बात कर रहे हैं, उससे नीचे जाने पर इस जी का मान हमेशा घटेगा। ये आप समीकरण जो कह सकते हैं ये है जी एवं डी के मध्य ग्राफ। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।